हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साउंड चैप्टर का पार्ट 1 में हमने साउंड क्या है, साउंड कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हमने वेव पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो फर्स्ट साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कई बार होता है, इसको पहले हम जनरल तरीके से सीखते हैं कि कोई हमारे पास आता है और किसी का साउंड हमें बहुत तेज सुनाई देता है तो हम इसको बोलते हैं धीरे बोलो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी का साउंड हमें बहुत धीरे सुनाई देता है और उसको बोलते हैं हम तेज बोलो। तो ये क्या है? साउंड का धीरे या तेज होना उसका लाउडनेस है। एक तरह से साउंड का जो मेजरमेंट है, साउंड को मेजर जिससे करते हैं, वो लाउडनेस है। अच्छा, जनरली हम लोग, जैसे आप ले लीजिए कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट में हम मम्मा कहते हैं आपको सर्फ लेके आना है। ठीक है, बट वो एक्चुअली क्या है? वो सर्फ नहीं है, वो डिटर्जेंट है। सर्फ तो एक कंपनी थी, वो इतनी फेमस हो गई कि इसको सर्फ ही बोलने लगे। वो एक्चुअली क्या है? वो डिटर्जेंट है। वैसे ही लाउडनेस जो है वो साउंड की प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? लाउडनेस है जो साउंड की प्रॉपर्टी है। लाउडनेस के अंदर स्लो साउंड भी आता है और हाई साउंड भी आता है। ठीक है, अब स्लो साउंड और हाई साउंड को क्या बोलते हैं? हाई साउंड को फिजिक्स की लैंग्वेज में श्रिल्ड साउंड बोलते हैं, श्रिल्ड साउंड। ओके, और जो लो साउंड होता है वो होता है फेंट साउंड। फेंट साउंड मतलब डीप साउंड। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है एम्पलीट्यूड के बारे में। चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये एक वेव है। ठीक है, दिस इज अ वेव, दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, एंड इफ आई टेक अ पार्टिकल हेयर, ठीक है, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड क्रस्ट इज अ एम्पलीट्यूड। ओके, एंड वाइस वर्सा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड द ट्रफ इज एम्पलीट्यूड। ओके, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो उसमें क्या है? यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और यदि एम्पलीट्यूड कम होगा तो मतलब लाउडनेस भी कम होगी। दैट मीन्स लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मतलब आपको यदि मेरी आवाज़ तेज सुनाई दे रही है तो मतलब मेरी साउंड के क्या है? एम्पलीट्यूड बहुत हाई है। और यदि आपको मेरी आवाज़ धीरे सुनाई दे रही है मतलब मेरे साउंड के जो साउंड वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटे हैं या स्मॉल हैं साइज में। ओके, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे एक स्पीकर, नाना सा एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी स्पीकर में म्यूजिक चलाते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक का हम साउंड तेज करते हैं तो क्या होता है? जोर जोर से आवाज आने लग जाती है। तो इसमें क्या है? हमने इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाया है। क्लियर? और यदि हमने उस साउंड को कम किया है तो मतलब हमने उस साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड को छोटा किया है। तो इस तरह से ये जो साउंड वेव्स है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम्स में आते हैं वो देखिए आप। आई ड्रॉ अ वेव। ओके, सो हाउ मच वेव आई ड्रॉ हियर? 2, ठीक है, till here 1 wave and this is the second wave. Okay, yes, और मैं बोलूँ दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दोनों में से किसका साउंड ज़्यादा है, तो आप देखते ही बता दोगे कि मैम इसका एम्पलीट्यूड जो है वेव 1 का एम्पलीट्यूड छोटा है वेव 2 के एम्पलीट्यूड से, क्योंकि वेव 2 का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वेव 1 का एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेव 2 का साउंड ज़्यादा है, मतलब वेव 2 का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, और वेव 1 का साउंड वेव 2 के इसमें कम है क्योंकि वेव 1 का एम्पलीट्यूड भी छोटा है। तो इस तरह से लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। और एक चीज़ और, जैसे कभी होता है कि किसी का फ़ोन आता है, फिर कुछ भी ले लो, आप घर में बैठे हैं, आपकी मम्मी जैसे बोलती हैं कि आप कहाँ हो, ठीक है, और आप दूर से आवाज़ लगाते हो कि मैं यहाँ हूँ, तो आपकी मम्मी बोलते हैं कि पास आके बोलो, कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यदि ऑब्जेक्ट्स मतलब सोर्स और रिसीवर दोनों पास पास होते हैं तो क्या है?
आवाज़ जल्दी सुनाई देती है, ऑब्वियस है। और यदि साउंड सोर्स और रिसीवर दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, साउंड धीरे हो जाता है। तो ये जो लाउडनेस है ये इन पे भी डिपेंड करती है कि सोर्स और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस है। इट्स आल्सो डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। यदि सोर्स और रिसीवर दोनों नियर होंगे तो साउंड ज़्यादा होगा, और सोर्स और रिसीवर दोनों दूर दूर होंगे तो साउंड कम होगा, ठीक है। और ये आपके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। और एक फैक्टर और है, वो है हमारी वेदर कंडीशन। ये वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो लाउडनेस आपकी चार फैक्टर है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड, सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, थर्ड द सरफेस एरिया, एंड लास्ट है वेदर कंडीशन पे। ओके, अब लाउडनेस को हम मेजर किससे करते हैं? लाउडनेस की यूनिट क्या है? लाउडनेस की यूनिट है आपका डेसिबल। लाउडनेस को डेसिबल से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डेसिबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिबल को प्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से, ठीक है। यू शुड लर्न दिस, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। कई बार ऐसा होता है कि डेसिबल को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। और कैपिटल डी एंड स्मॉल बी, ये भी रॉन्ग है। डेसिबल का साइन है स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। तो स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से हम एक डेसिबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और द डिग्री ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। ओके, जैसे आप सबको पता है जो टेलीफोन वर्ड है इसको डिस्कवर किया है अलेक्जेंडर बेल ने। तो उसी से ही, और जो साउंड है वो भी क्या है, एक बेल ही है। तो इसलिए 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल, 1/10 ऑफ बेल, ठीक है। तो 1 डेसिबल जो है वो 1/10 ऑफ बेल के इक्वल होता है। ये आपकी अब ये यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो डायग्राम है हमारे, फर्स्ट और सेकंड। तो ये डायग्राम किस तरह के साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। इफ आई टेक अ पार्टिकल हियर एंड आई विल ड्रॉ एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये होगा, ठीक है, और यहाँ एम्पलीट्यूड ये होगा। और यदि मैं सेकेंड वेव में एम्पलीट्यूड ड्रॉ करूँ तो वो एम्पलीट्यूड ये होगा, और ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं तो ये ट्रफ को टच कराते हुए। तो आपको साफ दिख रहा है कि साउंड दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो वेव है ये एक फेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला वेव एक श्रिल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से दो साउंड है। फेंट साउंड मतलब होता है एक डीप साउंड, ओके, और श्रिल साउंड होता है एक शार्प साउंड का पिच। तो ये पिच क्या है? पिच वर्ड जनरली अपने साउंड के बारे में सुना है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये पिच क्या है। तो पिच इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन एक्चुअली टेल व्हाट साउंड इज श्रिल एंड व्हाट साउंड इज फेंटर। श्रिल और फेंटर आपको दोनों वर्ड पता है। श्रिल क्या है? एक शार्प वॉइस के लिए हम श्रिल वर्ड यूज करते हैं, और डीप वॉइस के लिए हम लोग क्या है, फेंटर वर्ड यूज करते हैं। तो क्या है, पिच एक वो प्रॉपर्टी है जिससे ये पता लगता है कि ये साउंड कितना श्रिल्ड है और कितना फेंटर है। ये श्रिल्ड है या इसी पे भी डिपेंड करती है, और ये पिच फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी कम होगी। मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस बढ़ते हैं तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी, और नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कम होते हैं तो पिच भी कम होगी। हाँ, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पर दो वेव ड्रॉ करी, और एक वेव में एक साउंड की वेव इस तरह से है, ठीक है, और एक साउंड की वेव ऐसे है। ओके, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि किसकी पिच हाई है और किसकी पिच लो है। यहाँ देखते ही पता लग रहा है यहाँ नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड जो है वो बहुत कम है। मतलब यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो मतलब यहाँ क्या है, फर्स्ट साउंड वेव के डायग्राम में पिच जो है, जो साउंड का जो पिच है वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो पर सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत
ज़्यादा है, मतलब ये जो सेकंड साउंड है इसकी जो पिच है वो बहुत हाई है। तो इस तरह से हम पिच बता सकते हैं। पिच जो है इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है पिच आपकी इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है। पिच उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है, उसके मास पे भी डिपेंड करती है और उसकी टाइटनेस पे भी डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा ढोलक वाले, तबले वाले अपने साथ स्क्रू लेके आते हैं, तो वो स्क्रू से क्या करते हैं, वो उसका जो मेम्ब्रेन है इसको टाइट करते हैं ताकि इसकी पिच को वो मेंटेन कर सके। हाँ, तो पिच कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट पिच डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पर, सेकंड डिपेंड करती है उसकी टाइटनेस पर, थर्ड उसकी लेंथ पर एंड फोर्थ इसके मास पर। अब देखिए आप इसकी लेंथ, मास और टाइटनेस पे कैसे डिपेंड करती है। यदि उसकी टाइटनेस ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या है, उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। मतलब उसके टाइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, मतलब उसकी यदि टाइटनेस ज़्यादा होगी तो क्या है, पिच भी उसकी ज़्यादा ही होगी। ये है हमारा सेकंड फैक्टर। ओके, और थर्ड फैक्टर है उसकी लेंथ और उसका मास। लेकिन लेंथ और मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि ऑब्जेक्ट्स की जिससे साउंड निकल रहा है, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो मतलब क्या है, पिच कम होगी। ओके, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, और उसका मास ज़्यादा होगा तो पिच भी कम होगी। क्लियर? तो इस तरह से जो इसकी लेंथ के क्या है, लेंथ और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये पिच। क्लियर? अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये लेरिंग्स है, इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, हमारी पिच बहुत हाई है। ऑब्वियसली हम नीचे भी काफ़ी गा सकते हैं और ऊपर तक भी। ठीक है, जितना ऊपर हम अपनी पिच को ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं। तो इस तरह से पिच आपके 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है टाइटनेस, थर्ड है उसका लेंथ और फोर्थ लास्ट है उसका मास। के लिए आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप किसी कमरे के बाहर हैं, आपको नहीं पता कमरे में क्या है। कमरे में यदि एक बच्चा रो रहा है या फिर एक बड़ा रो रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हो कि इस कमरे में कोई बच्चा रो रहा है या फिर कोई बड़ा रो रहा है। तो इन दोनों के साउंड में आपने डिफरेंस कैसे किया? इन दोनों के साउंड में आपने ऐसे डिफरेंस किया कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग अलग थी। बच्चे के रोने में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बच्चे के रोने के साउंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बच्चे के रोने की पिच भी क्या है, हाई है। और वहीं मैन एक यदि कोई यदि कोई एक मैच्योर पर्सन रोता है, कोई अडल्ट रोता है, तो इसके रोने में क्या है, जो साउंड है वही डीप साउंड आता है। मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती जितनी बच्चे के रोने में है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो मतलब क्या है, साउंड की पिच भी कम होती है। इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि ये बच्चा रो रहा है। या तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी वो है जिससे हम साउंड में, 2 साउंड्स में अच्छे से डिफरेंस बना सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। मैम वो डिफरेंस तो हम पिच से ही बता रहे थे और एम्पलीट्यूड से ही बता रहे थे। यू आर राइट। लेकिन यहाँ क्वालिटी वो है जहाँ पिच भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन फिर भी साउंड अलग आ रहा है। तो वो किससे पता लगता है? आपको क्वालिटी से पता लगता है। जैसे आप ये बता दीजिए, एक बंद रूम में एक पर्सन है जो गिटार प्ले कर रहा है, और दूसरे रूम में एक पर्सन आपका कैसियो या हारमोनियम प्ले कर रहा है। तो आप सिर्फ एक साउंड सुन के बता सकते हो, यस ये इस रूम में गिटार प्ले हो रहा है और इस रूम में हारमोनियम प्ले हो रहा है, जबकि दोनों की पिच और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? उनकी क्वालिटी की वजह से। मतलब उनका जो वेव का पैटर्न है वो क्या है, बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम पता लगा रहे हैं कि ये गिटार का साउंड है और ये आपके हारमोनियम का साउंड है। सपोज जैसे मैंने ये ले लिया आपके कि, तो जैसे एक गिटार का, गिटार, हारमोनियम, यस। तो यदि क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी में कैसे डिफरेंस होता है, जो वेव का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। डेट मीन्स यदि ये गिटार प्ले हो रहा है तो वेव ये इस तरह से होगी, ठीक है, और वहीं हारमोनियम प्ले हो रहा है तो हारमोनियम की वेव इस तरह से होंगी।
मतलब क्या है, दोनों की पिच और एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, बट यहाँ क्या है, साउंड का जो वेव्स है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये है हम क्वालिटी वो है जिससे हम दो साउंड में आराम से हम डिफरेंस बता सकते हैं कि ये इसका साउंड है, ये किसी और चीज का। मतलब जैसे हम लेते हैं एक बस और एक ट्रक का हॉर्न, ठीक है, बस और ट्रक के हॉर्न में हम आराम से बता सकते हैं, या फिर एक आप बहुत ही अलग डिफरेंस एग्जांपल ले लो, दोनों हॉर्न ही है, एक आप ले लो बाइक और एक ले लो बस, तो आप बाइक और बस दोनों के हॉर्न में डिफरेंस बता सकते हो कि ये बाइक का है और ये बस का है। वो क्यों? क्योंकि उनकी जो वेव्स की जो पैटर्न है, वेव का जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स इनकी क्वालिटी अलग अलग है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका एको। एको क्या है? देखो, जनरली आप गए होंगे, आप हिल स्टेशन वगैरह जाते हो, तो हिल स्टेशन पे, हर हिल स्टेशन पे एक एको पॉइंट जरूर होता है। उसमें क्या होता है, हम किसी का भी नाम लेते हैं तो वो नाम हमें वापस सुनाई देता है और हम बोलते हैं उसे एको। तो एको क्या है? एको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग सम स्मूथ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो एको क्या है? एक वो साउंड जो हम बोलते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर टकरा के हमें वापस सुनाई देता है, वो है आपका एको, राइट। लेकिन अब ये एको हर जगह क्यों नहीं होता? मैं बोल रही हूँ, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाए क्यों नहीं दे रही? आप सपोज करो जैसे आप किसी खाली घर में गए हो, ठीक है, वहां पे कर्टन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वहां पे आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी साउंड क्या है? एको होती है। बट आप किसी भरे घर में गए हो तो आपकी साउंड एको नहीं होती। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें हम एको क्रिएट कर सकते हैं? एको के लिए किस तरह की कंडीशंस चाहिए? यहाँ देखिए आप, यहाँ ये हमारा चिंटू खड़ा है और ये किसी हिल स्टेशन पे घूमने गया है कोरोना के बाद, और ये बहुत खुश हो रहा है क्योंकि ये काफी दिनों बाद घर से बाहर निकला है, राइट। और ये अपना एक इको पॉइंट पे आया हुआ है, ओके, और ये जोर से चिल्लाता है चीना, ठीक है, ये जोर से आवाज लगाता है चीना, और कुछ सेकंड के बाद ये चीना साउंड उसके कान में वापिस आता है, वो है हमारा एको, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, सपोज हमने ये ले लिया कि चिंटू और ये जो सरफेस है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ओके। अब जो साउंड वापस आ रहा है मतलब वो साउंड x डिस्टेंस ही वापस कवर कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। दैट मीन्स स्पीड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ डिस्टेंस है x, डिस्टेंस गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस है 2x, और यहाँ टाइम है आपका, टाइम को मैं t से डिनोट करती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एयर में साउंड की स्पीड होती है 332, तो यहाँ मैंने स्पीड ले ली आपकी 332, और यहाँ डिस्टेंस आपको पता है 2x, और यहाँ टाइम लेंगे, टाइम एक एप्रोप्रिएट टाइम है, मतलब जितने टाइम में ये साउंड वापस आता है तो वो टाइम है आपका 1/10। ऐसा मानना है कि 1/10 टाइम में ये साउंड जो है वो हमारे कान में वापस आ जाता है। तो ये 1/10 साउंड मतलब 1/10 टाइम मतलब हो गया ये आपका 0.1। सो हेयर टाइम इज 0.1। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये x आया आपका 332 मल्टीप्लाई 0.1 बाय 2, सो 166 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एक 16.6, मतलब ये लगभग 17 आ गया आपका, 17, यस। तो दोनों के बीच में तब ऑब्जेक्ट्स और जो जो सरफेस है जिससे वो टकरा के आ रहा है, इन दोनों के बीच में लगभग 17 की दूरी होगी, लगभग 17 की दूरी होगी, तो वो साउंड क्या है? एक इको क्रिएट करेगा, मतलब वो साउंड क्या है? गूंजेगा। तो ये थे आज हमारे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।